और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसको लेकर अपडेट आ रहा है। बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह भगदड़ मची थी। 10 यात्रियों की घायल होने की सूचना है जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांद्रा गोरखपुर ट्रेन के लिए ये भीड़ उमड़ी थी। दीपावली पर घर जाने के लिए जितने भी देश के रेलवे स्टेशन है वहां पर भारी भीड़ दिख रही है। खासतौर से महानगरों की बात करें जहां पर बड़ी संख्या में लोग नौकरी के लिए पहुंचते हैं तो यही घटना हुई है बांद्रा रेलवे स्टेशन पर। बांद्रा गोरखपुर ट्रेन के लिए यह भीड़ उमड़ी थी। दीपावली पर घर जाने के लिए भारी भीड़ पहुंची थी और फिलहाल जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो प्लेटफॉर्म की क्षमता थी वो 1500 यात्रियों की थी। और आप देखिए भगदड़ के बाद किस तरीके से लोगों को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहद ही विकट हालात हो गए थे। हालांकि जो यात्री वहां पर मौजूद थे प्लेटफॉर्म पर उनका यह आरोप है कि केवल 2 पुलिसकर्मी लगाए गए थे और वो भीड़ को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पाए। बांद्रा रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह हादसा हुआ है जहां पर जो बांद्रा गोरखपुर ट्रेन है उसके जो यात्री थे वो पहुंचे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि जो प्लेटफॉर्म की क्षमता है उससे 1 से 1500 ज्यादा यात्री पहुंच गए और बद इंतजामी के आरोप भी सीधे तौर पर लग रहे हैं क्योंकि जब त्योहार का सीजन होता है बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और आप देखिए भगदड़ से ठीक पहले का आप वीडियो देख लीजिए, ये हालात है प्लेटफॉर्म पर। ऐसे में जो क्राउड कंट्रोल या क्राउड मैनेजमेंट के इंतजाम होने चाहिए थे वो इंतजाम दिखे नहीं और उसके बाद क्या हुआ उसकी गवाही ये दूसरी तस्वीरें आपको दे रहे हैं। बांद्रा रेलवे स्टेशन के जिस प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मची वहां पर रेलवे ट्रैक से हमारे संवाददाता सूरज ओझा ने जायजा लिया हालात का। उनकी रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में भगदड़ मची जिसमें लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी कि लोगों का जो चप्पल है वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के गैप में गिर गया। आप यहाँ देखिए कि लोगों का बैग भी यहाँ पर टूटा हुआ आपको दिखाई देगा। किसी के यहाँ पर बैग का एक जो कॉर्नर है वो भी फटा हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लोगों के चप्पल ही यहाँ पे दिखाई देंगे। जितने जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको लोगों के चप्पल, लोगों के टूटे हुए बैग आपको दिखाई देंगे। देखिए ये भी आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा होगा कि किसी का बैग है जो टूट गया है यहाँ पर, फिर भी वो किसी तरह से ट्रेन में चढ़ा होगा। किसी का टोपी यहाँ पर पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल जो स्थिति रही होगी, बीती रात की जो स्थिति रही होगी वो कितनी गंभीर स्थिति यहाँ पर रही होगी। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ पर आपको चप्पल जूते दिखाई देंगे। ये आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा किसी का ट्रॉली बैग का टायर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि टूट गया है। तो इसे देखकर आपको एक अंदाज़ा मिल रहा होगा कि कल की स्थिति क्या रही होगी। रेलवे जो दावा करता है कि क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं रहा होगा और इसी के चलते इस तरह की घटना हुई। ये पूरी ट्रेन जो थी जनरल कंपार्टमेंट की ट्रेन थी। यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स थे वो अनरिजर्व सीट के लिए आए थे, यानी कि जितनी जल्दी जिसको जो जाएगा अंदर जितनी जल्दी वो सीट पकड़ लेता है वो सीट उसकी हो जाती है। और इसी होड़ में भगदड़ मच गई। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी रेलवे की भी है कि किसी भी तरह का क्राउड मैनेजमेंट न होने के चलते लोग बेकाबू हुए, लोग ट्रेन की तरफ भागे, सीट पकड़ने की होड़ में भागे। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो सूरज ओझा की रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके के हालात बने और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि निश्चित तौर से लापरवाही व्यवस्थाओं को संभालने में हुई है क्योंकि यह हर साल की तस्वीर है कि बड़ी संख्या में लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं। ऐसे में अगर बेहतर इंतजाम क्राउड मैनेजमेंट के किए गए होते तो ये हालात नहीं बनते। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये 4 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बांद्रा स्टेशन में भगदड़ के बाद लोग घायल और बेसुध अवस्था में पड़े हुए मिले। प्लेटफॉर्म 1 पर अफरा तफरी मची रही। हालांकि जब ये घटना हो गई उसके बाद फौरन जो रेलवे प्रशासन था वो हरकत में आया, लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिस तरीके के हालात बने कि लोग इस कदर चोटिल हो गए थे कि उनको गोद में उठाकर ले जाना पड़ा और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका इलाज चल रहा है। 2 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई का हमारे सहयोगी सूरज ओझा जुड़ गए। सूरज, जिस तरीके से पूरी घटना हुई, घायलों की स्थिति क्या है और क्या इस पूरी अव्यवस्था पर जो ये घटना हुई है इस पर बड़े अधिकारियों की कुछ तर्क, बयान, प्रतिक्रियाएं आई हैं?
जी बिल्कुल, देखिए बांद्रा जो वेस्टर्न रेलवे जीआरपी है के डीसीपी मनोज पाटिल ने एबीपी न्यूज़ से बात की। उन्होंने बताया कि हमने इस पूरे मामले में इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है। हम देख रहे हैं कि उस वक्त कौन कौन मौजूद था, भीड़ कहां से ज़्यादा उमड़ गई, गलती किसकी है, अधिकारी वहां पे मौजूद थे या नहीं थे, जहां होने चाहिए थे वहां खड़े थे या कहीं और खड़े थे। तो तमाम चीज़ों की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, ऐसा दावा मनोज पाटिल ने किया है। रही बात घटना की, तो मनोज पाटिल ने आगे ये भी बताया कि इस पूरे मामले में कि ये जो भीड़ बढ़ी है उसके पीछे की वजह ये समझ में आई है कि गोरखपुर जाने वाली एक ट्रेन थी जो कि कैंसिल हो गई। इसी वजह से उस ट्रेन का जो पूरा क्राउड था वो इस ट्रेन पर आ गिरा और इसके चलते ये भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अमूमन तौर पर जिस ट्रेन में भगदड़ मची वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे 2.5 से 3 घंटे पहले आ जाती है, लेकिन कल के दिन वो प्लेटफॉर्म पे और भी लेट आई। इस वजह से जो पैसेंजर्स थे उन्हें बताने वाला, समझाने वाला या उन्हें समझ में ये बात नहीं आई कि ये ट्रेन अगर इतनी लेट आई है तो जल्दी निकल जाएगी। इस विचार के साथ वो थे। ऑलरेडी उनकी एक ट्रेन कैंसिल हो गई थी, इस वजह से वो ट्रेन की ओर भागे। और चूंकि पूरा का पूरा जो ट्रेन है वो जनरल कंपार्टमेंट ही है और इसी वजह से इनमें ये होड़ थी कि जो सबसे पहले जो सीट पकड़ेगा उसे वो सीट मिल जाए, क्योंकि देखिए 30 घंटे से ज़्यादा का सफ़र तय करना पड़ता है गोरखपुर जाने के लिए। बहुत लंबी दूरी है और इस वजह से खड़े रहकर या फिर ज़मीन पर लेटकर लोग जाने के लिए मजबूर होते हैं और लोगों को सीट मिल जाए, इसी होड़ में लोग थे जिसके चलते ये इतना बड़ा स्टैम्पिड हुआ। रेलवे भी इसमें जिम्मेदार इस वजह से हम ठहरा रहे हैं कि अगर रेलवे के लोग वहां मौजूद थे तो क्राउड को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। सूरज हमारे साथ आप बने रहिए। और जो ये तस्वीर बनी है तो दीपावली और छठ के पहले रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। सुबह से ही लोग उधना स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में हैं। ये भीड़ रेलवे की टेंशन बढ़ा रही है। आप ये देखिए ये तस्वीर, और इसी तरीके की जो तस्वीरें होती हैं, जो भीड़ होती है, वो हादसे का सबब बन जाती है। आप देखिए रेलवे स्टेशन के बाहर अपार जनसमूह है, कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं है और इतनी बड़ी भीड़ जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो अव्यवस्था होती है अगर व्यवस्थाओं को ध्यान से न देखा जाए। त्योहारी सीजन में रेलवे की तरफ से किए गए सारे इंतजाम इस भीड़ के सामने बौने नजर आ रहे हैं। रेलवे को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इस तरीके का क्राउड है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। सभी को एक लाइन से, कतार से आप लोगों को बैठाया जाएगा। धक्का मुक्की बिल्कुल ना करें, धक्का मुक्की ना करें, शांति बनाए रखें। दिवाली की छुट्टियों में सूरत में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हो, गुजरात का उधना रेलवे स्टेशन है और उधना रेलवे स्टेशन पर इस तरह से भारी भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हो, एक के बगल में एक व्यक्ति यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में भगदड़ मचने की भी संभावना है। ऐसे में रेलवे प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां वो की जा रही है। लोगों को लाइन में, कतार में खड़ा किया गया है। घंटों से ये लोग जो है यहाँ पर अपने सर पर सामान लाद करके खड़े हुए हैं। पिछले 12-15 घंटे से यहाँ पर लाइन लगी हुई है। हालांकि सूरत रेलवे की ओर से कुल 55 जितनी ट्रेन है वो उधना रेलवे स्टेशन से चलाई जा रही है, के बाद एक ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन एक साथ भीड़ आने की वजह से इस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही है। नज़ारा है उधना रेलवे स्टेशन का, ये तो अंदर का नज़ारा है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हो बराबर रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा। तो देखा आपने सूरत के उधना रेलवे स्टेशन की, और अब रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली में भी बड़ी भीड़ पहुंचती है। यहां से भी देश भर के लोग अपने अपने घरों पर दीपावली और छठ पर जाते हैं। आजादिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। आजादिका, क्या इंतजाम है दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि यहां पर भी चुनौती बहुत ज्यादा होती है और हर साल परेशान करने वाली तस्वीरें आती हैं। जी बिल्कुल अवधेश, तस्वीरें हम आपको सीधे आनंद विहार रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं। और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर देखिए इस तरह का जो पंडाल है वो लगाया गया है। हजारों लोग जो कि अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि दिवाली का त्यौहार और छठ का त्यौहार एक साथ है, तो उसके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई और ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठा हो इसलिए ऑटोमेटेड आपको वहाँ पे वेंडिंग टिकट मशीन दिखाई दे रही हैं। ऐसी जगह जगह पर ऑटोमेटेड यानी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स के जरिए
निकालने का जो टिकट है वो एक मशीन लगा दी गई है। ऐसी तमाम मशीन यहाँ पर लगी हुई हैं जिस वजह से लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। इस वक्त मेरे साथ में इंस्पेक्टर मनोज भी हैं जो कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। हम इंस्पेक्टर मनोज से जानते हैं, सर जिस तरह की भीड़ आ रही है, करीबन 25 स्पेशल ट्रेनें आनंद विहार से चलाई जा रही है ऑन एन एवरेज, आप लोग सुरक्षा को कैसे यहाँ पर नजर रखें क्योंकि इतने ज्यादा लोग एक साथ उमड़ रहे हैं? देखिए, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता ही नहीं है, ये हमारी ड्यूटी भी है और हम चाहते हैं कि यहाँ से जो भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं वो सेफली और सिक्योरली अपने डेस्टिनेशन को पहुँचें। उसके लिए हमने एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया है, एडिशनल सीसीटीवी कैमरास का प्रोविज़न किया गया है। हमने जो K9 हमारा डॉग स्क्वाड है उसको भी सर्विसेज में प्रेस किया है, उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है सर ऑन अ डेली बेसिस? ऑन ए डेली बेसिस वी आर यूजिंग दैट, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश है कि सभी को सुरक्षित पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। जैसे कि इंस्पेक्टर मनोज भी बता रहे हैं कि डॉग स्क्वाड भी रखे गए हैं, स्पेशल डिप्लॉयमेंट भी की गई है। उसी तरह से क्योंकि स्पेशल ट्रेनें आनंद विहार से करीब 25 ऑन एन एवरेज चलाई जा रही हैं, इस वजह से आप देखिए जो बिल्कुल राधिका, ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, कम से कम आनंद विहार की तस्वीर देखने के बाद ही कहा जा सकता है कि यहाँ पर वो इंतजाम है कि किसी अनहोनी को टाला जा सकता है, लोगों को बिना दिक्कत के उनके घरों की तरफ भेजा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। तो चलिए, गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं, क्या संबोधित करें, पर आपको सुनवाते हैं। काम करा है और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका आज लैंड पोर्ट अथॉरिटी निभा रहा है। आज यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन कर मैं आया हूँ। मैं मिश्रा जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। भाई, आपने एयरपोर्ट को जमीन पर लैंड पोर्ट पर उतारने का काम किया है। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं। लगभग 500 करोड़ के खर्च से 60,000 वर्ग मीटर में 25,000 यात्रियों को रोज हैंडल करने की क्षमता ये टर्मिनल बिल्डिंग की है और मुझे पूरा भरोसा है इससे मेडिकल और एजुकेशनल टूरिज्म का बहुत बड़ा बढ़ावा होने वाला है। ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का ये इनिशिएटिव भारत की सीमाओं को सुरक्षित और विकास के लिए अनुकूल बनाएगा। हमने यहां पर आज एक मैत्री द्वार का उद्घाटन भी किया है। 2023 में मैंने ही इसका भूमि पूजन किया था और करीब करीब 6 करोड़ की लागत से ये मैत्री द्वार को बनाया है। मैंने आज लैंड पोर्ट अथॉरिटी के सभी अधिकारियों को सूचना भी दी है कि अगली बारिश में आपको यहां 25,000 पौधे जो 200 साल के आयुष्य वाले हो ऐसा लगाकर ये पूरे क्षेत्र की चिंता करनी है। भाइयों बहनों, निर्बाध आवाजाही के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिक्रिएशन, बूम बैरियर, चेहरे की पहचान के मशीन, एक्सेस कंट्रोल एंट्री और एग्जिट पॉइंट जैसी सुविधाएं भी इसके अंदर है। मैं आज मेरी सीमा पर रहने वाले सभी भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं कि पेट्रोपोल लैंड पोर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और ये सबसे व्यस्त पोर्ट भी है जो हमारे व्यापार और आवाजाही को बढ़ाता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो व्यापार होता है भूमि मार्ग से, इसका 70% व्यापार अकेला ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का पेट्रोपोल करता है। और शुरुआत में 16-17 में जब मोदी जी ने शुरुआत करी तब 18,000 करोड़ का व्यापार हुआ और 23-24 में 18,000 करोड़ से बढ़कर 64% की वृद्धि के साथ 30,500 करोड़ का व्यापार यहां से हुआ है। जब 30,000 करोड़ का व्यापार होता है तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस लगेगा, गोडाउन बनेंगे, माल को उतारना, चढ़ाना, पोर्टर, अनेक प्रकार की रोजगारी की संभावनाएं यहां पर होती है। और 2023-24 में
23.5 लाख लगभग 24 लाख यात्रियों की आवाजाही यहां से हुई है। पूर्वी भारत में बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर ट्रेड, बॉर्डर कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी अब धीरे धीरे मित्रता के रास्ते खोल रहा है। हमने सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ इसको विकास के साथ भी जोड़ने का काम किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कल्पना मोदी जी की है, इसको लैंड पोर्ट अथॉरिटी आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, अथॉरिटी एक वन स्टॉप समाधान है जिसमें इमिग्रेशन, कस्टम और बॉर्डर सिक्योरिटी के सारे आयाम समाहित कर लिए गए हैं और भारत ने 12 लैंड पोर्ट का विकास और संचालन किया है। पेट्रोपोल, अगरतला, श्रीमंतपुर, सूतरकांडी, सबरूम और डोकी, ये बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ रक्सौल, जोगबनी, रुपईडीहा ये नेपाल के साथ, अटारी पाकिस्तान के साथ और मोरे में म्यांमार के साथ, और इसके अलावे नानक साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए महान सिख गुरु नानक देव जी महाराज की स्मरणांजलि देने के लिए करतारपुर कॉरिडोर का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया है। और तो गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और ऐसे में क्या कुछ सौगात देते हैं उस पर हमारी नजर भी रहेगी बंगाल वासियों को। और मिडिल ईस्ट में ही भड़की है बारूदी चिंगारी, कभी भी महायुद्ध में तब्दील हो सकती है। ईरान और इजराइल खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। एबीपी न्यूज से भारत में इजराइल के राजदूत रुवीन अजार ने एक्सक्लूसिव बातचीत में मेरे सहयोगी आशीष से बातचीत करते हुए उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो इजराइल और कड़ा प्रहार कर सकता है। ईरान ने पहले इजराइल पर हमला किया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई है। ईरान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को इजराइल ने निशाना बनाया है। इन सभी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर भारत में इजराइल के राजदूत रियोवेन अजार हैं। सर, आई वांट टू बिगिन विथ द स्टेटमेंट मेड बाय आईडीएफ दैट द अटैक्स वर कैरीड आउट इन रिस्पॉन्स टू द October 7th अटैक by Iran. What do you have to say on this, sir? Was this in response to the October 7th attack? Well, everything that has been happening in the Middle East in terms of aggression against Israel has been promoted and instigated by the Iranians for the last 30 years. They have been supplying weapons, assistance, financing, missiles, the means to produce missiles to many proxies, terrorist proxies of Iran. So there's no doubt that Iran bears responsibility for all that. Ambassador, how far is this going to go, sir? We hope that Iran decides to cool down, to stop attacking Israel. If that happens, Israel has no interest in further escalation. So the way in which we acted, the precisiveness and the limit to which we have put ourselves is a clear sign that Israel is willing to defend itself, but it is doing it very responsibly. Excellency, Hezbollah in turn, I am told, has also targeted Israeli bases. Is that correct? How much of the harm it has inflicted on Israel, sir? Hezbollah has attacked Israel in a completely unprovoked way already on the 8th of October. And since then, Israel has been trying to achieve a diplomatic solution. A decision by Hezbollah, backed by Iran, to attack Israel has cost Hezbollah a very dear price. Most of the leadership of Hezbollah, as you know, is already taken out, eradicated. And we are sending a very clear message to Hezbollah and to the Iranians that if they don't stop firing at us, we will continue operating until we achieve a verifiable implementation of UN Security Council Resolution 1701 that states that Hezbollah is not allowed to position itself near our border. Is there a scope of dialogue and diplomacy, sir? Is there a scope of finding a solution to this conflict? Absolutely. We agree with India. I think that we have to go to a path of dialogue. The Iranian regime does not want to talk with us. So we could
hit Iran much harder. But we are limiting ourselves because we know that we want a path for de-escalation, because we coordinate our moves with the United States, and we also have a very good dialogue with the Indian government. I saw statements made by UN officials expressing concern that the entire population of North Gaza is at risk of dying with these Israeli attacks. How do you read these statements, sir? You know, the UN has a problem of credibility, Ashish, because they have been appointing people that are completely biased, because there is a UN agency called UNRWA that has employed terrorists, that many of them have conducted this attack on the 7th of October. But the UN has to get rid of people that are biased. The UN has to restore its neutrality in the conflict. Thank you very much, Ambassador, for joining ABP News exclusively.